तुम यार ऑनलाइन टेस्ट देते हो कि ऑफलाइन? यार आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते हैं कि ऑफलाइन?
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही भाई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलिए, कैसा गया आप लोगों का पेपर? फुल लेंथ? ठीक है, ओपन करो। पढ़ रहे हैं मेरी क्लास। चलिए। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो आप में से 350 प्लस हैं? सारे लोग? थ्री 350 प्लस? सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हम भी पूछे, कुछ कोई जवाब ही नहीं दिया। कह रहे 350 प्लस कितने लोगों के हैं भाई? अच्छा, 300 प्लस? सबके होंगे सर। अरे कोई जरूरी है सबके हों? चलो, मैक्सिमम लोगों का तो हो गई। मैक्सिमम लोगों का 300 प्लस होगा ना, 350 प्लस हमने पूछा था। 50 प्लस ही। और किसी का ऐसा तो है जो 360 में 360 है? गुड इवनिंग प्रभाकर। चलिए, अच्छा उस दिन हम लोग कौन सी एनसीईआरटी की प्लट लिए थे? 12th का इन्वायरमेंट वाला यूनिट पूरा कर लिए थे। और कौन था होमवर्क होमवर्क दिया था? 7th। मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। यूनि 7th, हाँ यूनि 7th। चलिए, तो 7th यूनिट यानी कि आपका आ जाता है प्रिंसिपल मॉलिक्यूलर एंड इवोल्यूशन, राइट? अच्छा, अब हम लोग हर पेज की एनालिसिस करते जाएंगे, क्योंकि अब हमारे दिमाग में पेज वाइज होना चाहिए एनसीईआरटी। इवन जैसे हम पूछे एक लाइन कोई बोले आप बताओ किस पेज पे है, ऐसा होना चाहिए। या ये बता दो कि सर हाँ चैप्टर का स्टार्टिंग में इस पेज तो एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन हाँ ऊपर या नीचे लिखी है लाइन। ऐसा अगर है तो मान के चलिए आप एकदम तोड़म फोड़म मचाए रखोगे। सर बायो में एक क्वेश्चन आया था, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन कौन सा क्वेश्चन? तो था कि द प्रोसेस इन विच फॉरेन डीएनए इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द न्यूक्लियस, और आंसर में था माइक्रो इंजेक्शन, बट सर वहाँ एनिमल या प्लांट ये नहीं दिया था, और एक जीन गन भी ऑप्शन था। दिखाओ क्वेश्चन तो अब समझ में आएगा फिर क्या है, सर क्योंकि किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा। हाँ क्या करो, फुल फुल लेंथ का वाले है ना? यस सर। तो हमें क्वेश्चन तो ध्यान नहीं है। अगर कोई यूट्यूब पे देखा था इसका सोल्यूशन? नहीं सर, देखे तो नहीं थे। ठीक है, हमें क्वेश्चन शेयर करो, एक मिनट। देख के बताते हैं। जरा बताइए कॉजेज ऑफ वेरिएशन क्या क्या होता है? सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो, सर बोल रहे हैं। बताइए। इन विच Causes of ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल? माइक्रोप्लाज्मा, नॉस्टॉक, लैम्डा फेज और प्रेजेंस इन ऑल। तुम दिमाग लगा के बताओ। सर मैं ख्याल से लैम्डा में ग्लाइकोलिसिस नहीं कहाँ है। होता है? हाँ ऑब्वियस बात है, साइटोप्लाज्म होगा। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। तो जहाँ साइटोप्लाज्म नहीं होगा वहां नहीं पाया जाएगा। तो लैम्डा फेज क्या है तुम्हारा? वायरस है। वायरस में क्या नहीं पाया जाता? साइटोप्लाज्म नहीं पाई जाती है। इसका मतलब तो क्या होगा आपका? वहां पे एब्सेंट होगा। क्लियर हो गया? सर क्वेश्चन नंबर 170। मेरे पास पेपर नहीं अभी मेरे साथ में। सही नहीं हुआ, देखो पूरा लग गया।
अभी क्वेश्चन हमें शेयर कर दो बेटा। हाँ, म्यूटेशन हो गया पर। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते ना, अलाउ नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अभी हम तुम्हें दो आंसर व्हाट्सएप पर। म्यूटेशन, चलो अभी हम देख लेते हैं, पता नहीं म्यूटेशन। म्यूटेशन दूसरा होता है क्रॉसिंग ओवर, और तीसरा होता है तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हैं आपके कॉजेज ऑफ वेरिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट ईयर। 1856 to 1863. 7 ईयर। अच्छा, मेंडल ने 7 वर्ड इनके लिए बड़ा लग रहा फेवरेट था, तो कोई और 7 से रिलेटेड इनका कुछ पॉइंट? 7 characters. 7 character. गलत गलत गलत। 7 contrasting pairs हाँ, पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया था। और 14 14 variety ट्रू थी। ब्रीडिंग वैरायटीज। अच्छा, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है क्लियर कट अपोजिट जैसा हो। अगर मान लो एक ब्लैक हो तो दूसरा क्या व्हाइट हो, अगर एक टॉल हो तो दूसरा क्या हो डार्क हो, और एक गोल हो तो दूसरा क्या हो पिचका हुआ हो, ऐसा। Wrinkled. इन्होंने अपने डेटा को कब पब्लिश किया था? 1865 में। ठीक है, ये भी याद रखना, 1865 में पब्लिश किया था हिज डेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंडल से रिलेटेड। अच्छा, ट्रू ब्रीडिंग याद करना आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रू ब्रीडिंग याद करना आया हुआ क्वेश्चन है, और 7 पेयर कैरेक्टर भी याद होना चाहिए। अच्छा, मेंडल ने लिया टॉल पौधा, मेंडल ने लिया ड्वार्फ पौधा। ध्यान से सुनना, मेंडल ने लिया टॉल, मेंडल ने लिया ड्वार्फ। तो जरा बताइए, मेंडल ने जो टॉल और ड्वार्फ लिया है, इसमें कौन से कैरेक्टर सिमिलर होंगे और कौन से कैरेक्टर डिफरेंट होंगे? बोलिए बच्चों। सभी बाकी कैरेक्टर सारे होंगे, कॉमन केवल होंगे, बस हाइट, एक केवल डिफरेंस हाइट Yes. होगा। तो एक लाइन देखना ना, जो 70 पेज पे लिखा होगा कि एक्सेप्ट फॉर 1 कैरेक्टर करके लिखा होगा। हाँ, तो जिसका करेक्शन मतलब जिस कैरेक्टर को लिया जाएगा वही डिफर करेगा, बाकी सारे कैरेक्टर क्या होंगे? सेम होंगे, वो जो लिखा है उस लाइन के लिए। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया था, इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर था किस चीज से रिलेटेड जो आपका अनपेयर्ड था, बाकी सब पेयर में थे? तो कौन हो गया बेटा आपका? Flower, sir. स्टेम हाइट। Stem height. मतलब स्टेम की बात करते हैं, स्टेम की हाइट। बाकी फ्लावर से रिलेटेड जो था वो कैसा था? पेयर्ड था। एक था फ्लावर पोजीशन और एक था फ्लावर कलर। पॉड, Pot shape and pot शेप एंड color. कलर का। Shape. पॉड शेप, पॉड कलर, राइट। Yes, sir. अच्छा, सीड के रिलेटेड? शेप कलर। Round Shape. ring. shape color. अच्छा, सीड का शेप एंड सीड का कलर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंडल ने जो पी पाइसम सेटावम लिया था, इसमें जो आपका वैरायटी था वो कितना था? 2n = 14। क्रोमोसोम कितने थे? 2n = बेटा 14। एक बात बताओ, ये जो कैरेक्टर थे कितने क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे? 4 chromosomes. 4. 4, sir. 4 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। 4, 1, 5 एंड 7 क्रोमोसोम नंबर 4 पे थे, क्रोमोसोम नंबर 1, 5, 7। बस इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, इतना ही रखना, ठीक है? अच्छा, अब मैं कैरेक्टर लूंगा, आप बताना डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। ग्रीन सीड, Recessive. रिसेसिव। तो अगर मैं तुम्हें हरा मटर दूं और पानी पूरी वाला पीला मटर दूं, कौन ज्यादा पसंद करोगे? पीला मटर। पीला। पानी पूरी छोला तुम लोग खाते हो बहुत ज्यादा हो। तो येलो सीड हो जाएगा डोमिनेंट, ग्रीन सीड हो जाएगा रिसेसिव। टॉल और डॉर्फ तो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, हमेशा टॉलनेस को पसंद करोगे आप लोग। एक्सियल और टर्मिनल में आपको याद होना चाहिए
अगर एक्सियल पोजीशन होगा तो पौधे की ग्रोथ होती रहेगी, यानी एक्सियल इज डोमिनेंट, और जो टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा आपका रिसेसिव। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका राउंड रिंकल में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मटर की फली हरी लेना पसंद करोगे कि ग्रीन लेना पसंद करोगे? पीली लेना पसंद करोगे ग्रीन? ग्रीन। ग्रीन। हाँ, अच्छा पीली मटर की फली जाओ खरीद के लाओ। ग्रीन लेंगे। ग्रीन खरीदोगे ना? मटर की फली जो खरीदोगे मम्मी पीट देंगी अगर लेके आओगे पीली। Sir, तो ग्रीन, pot. हाँ फली मतलब पॉड, Oh, जो पॉड है वही फली है मटर की। तो खरीदो मटर की फली, वो पॉड यानी फ्रूट। चलो सिंगल कैरेक्टर लेते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा बताओ, एक होता होमोजाइगस, एक होता तुम्हारा हेट्रोजाइगस, और एक होता तुम्हारा हेमीजाइगस। होमोजाइगस कैपिटल टी ले लो या स्मॉल टी लो। तो जीन के जो एलील होंगे वो सेम टाइप के होंगे कि डिफरेंट टाइप के होंगे? same type is Same type. सेम टाइप के। और almost same. हेट्रोजाइगस में कैसे होंगे? डिफरेंट टाइप के। Different. डिफरेंट टाइप का होने का मतलब, जरा एक बात बताइए बेटा, कि आपका इसमें जो अपने आप को एबल टू एक्सप्रेस होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट, और जो नॉट एबल टू एक्सप्रेस है वो क्या हो जाएगा बेटा आपका? रिसेसिव। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव? वो कौन बताता है? आपका हेट्रोजाइगस फॉर्म। क्योंकि होमोजाइगस फॉर्म में चाहे ये हो, ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, क्या ये प्योर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Pure. यस सर। तो भैया ये प्योर फॉर्म है, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो। और हेट्रोजाइगस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड फॉर्म। हेमीजाइगस में एक जीन के कितने एलील होते हैं? सिंगल की दो? Single. सिंगल। ओनली सिंगल होते हैं। तो आपको पता होगा हेमीजाइगस फॉर्म में चाहे रिसेसिव वाला हो चाहे डोमिनेंट वाला हो, वो हमेशा कैसा होगा? एक्सप्रेस्ड होगा। तो बताइए ह्यूमन में कहाँ पे आपको हेमीजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है? Sperm में. स्पर्म में। स्पर्म में नहीं यार, हमारे हर सेल में मिलेगी। स्पर्म तो अलग चीज है, हर सेल में मिलेगी। आप बताओ कहाँ मिलेगी? एक्स एंड वाई क्रोमोजोम, जो सेक्स क्रोमोजोम है, तो जो एक्स पे जीन होंगे वो एलील क्या होगा? हेमीजाइगस फॉर्म में, और जो वाई पे होगा वो क्या होगा? हेमीजाइगस फॉर्म में। क्योंकि इस पे जो जीन होंगे वो वाई पे नहीं होंगे, जो वाई पे होंगे वो एक्स पे नहीं होंगे। मेल में ही तो होगा ना? फीमेल में हाँ, नहीं मेल। होगा भाई, एक्स फीमेल वाले में नहीं में होगा। हेमीजाइगस कंडीशन नहीं होगी। ना नहीं होगा। या तो फिर हैप्लॉइड फॉर्म हो, एन हो। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. ठीक है। अब बताओ हेमीजाइगस फॉर्म में कौन सा जीन अपने आप को एबल टू एक्सप्रेस है? रिसेसिव फॉर्म कि डोमिनेंट फॉर्म की दोनों? दोनों। दोनों सर। दोनों होते हैं। वेरी गुड। यहाँ कोई है ही नहीं है, खुला है तो। अकेला है तो उसका भाई, अब तुम अपने आप को बहादुर समझो कि हम ही सब कुछ हैं। अब तुम्हारे सामने कोई आएगा तब समझ में आएगा कि तुम बहादुर थे कि रिसेसिव थे, नॉट बहादुर डरपोक। थे। तुमने डरपोक काहे बोलोगे? लड़ाई तो दोनों लड़ेंगे। चलो एक बात बताओ, मोनो हाइब्रिड क्लास में आप हमेशा फोकस्ड रहिएगा हेट्रोजाइगस फॉर्म पे। हाइब्रिड मतलब ही होता है हेट्रोजाइगस फॉर्म। चलो मेंडल का क्रॉस कराते हो तो हम अगर क्रॉस लिखे तो आपके लिए बेइज्जती है, तो लोग लिख देते तब भी टॉल ड्वार्फ। पहले आपस में सेल्फिंग करा के प्योर लाइन क्रिएट किया गया होगा। जब इनको क्रॉस कराया गया होगा तो पहले F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में क्या मिले? सारे के सारे टॉल। जब F1 प्रोजेनी का आपस में सेल्फिंग कराया गया तो आपका मिला टॉल 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 एंड डॉल। तो कैसे मिला होगा? यानी कि अगर 100 मटर के दाने हैं
तो 100 दानों में से लगभग लगभग 70 के आसपास क्या होंगे? टॉल, और लगभग लगभग 30 के आसपास क्या होंगे आपके? ड्वार्फ। यानी कि रेशियो लगभग लगभग कैसा दिखा? 75 एंड 25 का। तो ऐसे हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग की दे देते हैं, थोड़ा सा सिंबल दे देते हैं। टॉल को बड़ा माना जाता है, इसलिए हम लोग अगर सिंबल दे टॉल के लिए तो टी, कौन सा देंगे? कैपिटल टी। और जीन है तो पेयर्ड होते हैं तो कैपिटल टी कैपिटल टी। ड्वार्फ के लिए हम लोग क्या दे सकते थे? डी, कैपिटल डी दो या स्मॉल डी दे दो। लेकिन आपको पता है डी देने से तुम्हें ये फील आएगा कि लग रहा है ये अलग जीन है और ये अलग जीन है। सेम जीन है, बस एक डोमिनेंट फॉर्म है और एक रिसेसिव फॉर्म है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या दे देते हैं आपका? स्मॉल टी स्मॉल टी। जरा गैमेट बनाओ। तो गैमेट बनाते वक्त आपको पता होगा 50% एलेलिक फॉर्म 50% गैमेट में जाएंगे और आधा एलेलिक फॉर्म 50% में जाएगा। तो कैपिटल टी 50 में चला गया, कैपिटल टी 50 में चला गया। तो 100% गैमेट किस फॉर्म के होंगे? कैपिटल टी वाले। इसका भी बनाओ स्मॉल टी। तो 100% गैमेट कैसे हो गए? स्मॉल टी वाले। और गैमेट को चांसेस देख लेना, हर गैमेट का हर एलेलिक फॉर्म दूसरे वाले से फ्यूज कर सकता है, तो याद रखना। तो यहाँ पे हमेशा चांस क्या बनेगा? इसका टी, इसका स्मॉल टी। तो सारे के सारे कैसे बन गए बेटा तुम्हारे? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हेटेरोजाइगस फॉर्म। अब इसका ले लो। अब जरा इसका गैमेट बना के दिखाओ मुझे। तो 50% में क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। और 50% में क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। इसका बनाओ। 50% में क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। 50% में क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। अब इसको क्रॉस करा लो। तो एक पे हम लोग समझने के लिए चक्कर बोर्ड बना देते हैं ताकि अच्छे से समझ पाए। तो जब चक्कर बोर्ड बनाते हो तो प्रॉब्लम देख लो, एक बार चक्कर बोर्ड बना लेना। इसी से हम अब तुम्हें सारे क्लास बता देंगे, आगे चल के आपको पेन नहीं उठाना चाहिए। एक तरफ ले लो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ ले लो कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने कहा ना, एक का उठाओ दूसरे के दोनों के साथ संभावना रहेगी। एक पकड़े दोनों के साथ कर दिए, इसको पकड़े दोनों के साथ कर दिए। तो तुम्हारा ये क्या बना? होमोजाइगस टाल। ये क्या बना? हेटेरोजाइगस टाल। बाहर से देखने में टाले होगा। ये बना हेटेरोजाइगस टाल, ये बना ड्वार्फ। जो बाहर से देखने में होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना है बेटा? 3:1। अच्छा, 3 क्या थे? टॉल। यस सर। और 1 क्या था? ड्वार्फ। अच्छा, टॉल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? डोमिनेंट। तो हम लोग ये डोमिनेंट और रिसेसिव का रेशियो देखेंगे। तो कभी भी फ्यूचर में अगर फिनोटाइपिक रेशियो चलोगे तो डोमिनेंट के लिए तुम क्या चूज करोगे? 3। और रिसेसिव के लिए 1। चलो जीनोटाइपिक रेशियो बनाओ। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। कैसे कैपिटल टी आपका जरा कितना गिनो? यहाँ पे 1 है। 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने बेटा? यहाँ पे 2 हैं। स्मॉल टी स्मॉल कितने बेटा? यहाँ पे 1 है। तो रेशियो क्या बना? 1:2:1:2:1। अब जरा देखो, यहां से अगर मैं तुमसे पूछूं होमोजाइगस फॉर्म, फिर से सोचना, होमोजाइगस फॉर्म कितने मल्टीपल में चलते हैं? 1 के मल्टीपल। 1 2 के और हेटेरोजाइगस फॉर्म किसके मल्टीपल में चलते हैं? 2 के मल्टीपल में चलते हैं। बस यही याद रख लेना। डोमिनेंट फिनोटाइप 3 और रिसेसिव फिनोटाइप 1। अच्छा, टोटल कितने प्रकार के जीन बनते हैं? जीनोटाइप 3 प्रकार के। तो अगर जीनोटाइप पूछेगा तो कितने मल्टीपल में चलेगा? 3 की पावर n में। टोटल फिनोटाइप कितना बना? तो ये चलेगा 2 की पावर n में। तो तुम लोग, मुझे लग रहा है फार्मूला सब बच्चे जानते होंगे। तो मैं तो आपको प्रेफरेंस यही कराता हूँ, याद मत करना। चलो एक क्वेश्चन देते हैं। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस रखोगे, कौन सा क्रॉस रखोगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैंने बोला कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस जीनोटाइप वाले कितने पौधे बनेंगे?
एक 1 सिंपल वही बात, वही कहानी। फिर होमोजाइगस है तो 1, होमोजाइगस है तो 1, 1 1 जा 1। परसेंटेज निकालना है। तो जरा बताओ, मेंडल का जब मोनो हाइब्रिड क्लास यहाँ पे कराए थे तो कितने जायगोट बने थे? 1 2 3 4। तो जायगोट कितने पे चलेगा? 4 की पावर n। अब बनाओ फटाक से। डाई हाइब्रिड क्लास है तो n मतलब होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस या होता है नंबर ऑफ क्रॉस। तो टोटल बने 16। तो एक क्या हो जाएगा? 1/16। परसेंटेज क्या कर दोगा? 100। फटाफट निकल आता है। तो जरा बताइए, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस आपने कराया जिसमें पहला जीनोटाइप होमोजाइगस फॉर्म में है और दूसरा जीनोटाइप, सेकंड जीनोटाइप, हेटेरोजाइगस फॉर्म में है। इस प्रकार के जीनोटाइप वाले कितने पौधे बनेंगे? देखते हैं कितने बहादुर बच्चे जवाब दे पाते हैं। 4 दिमाग लगाओ, हल्के मत ले लो। 4 चलो Yes, सभी sir. लोग जवाब दे रहे, सबका 4 है। 4 Yes, sir. 4. चलो हम बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि डाई हाइब्रिड क्लास, मान लो यही ले लो राउंड रिंकल वाला। तो एक होता है आर वाला, कैपिटल आर कैपिटल आर, एक होता है स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो बेटा, तो बताओ जरा, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक बनेगा आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई। 1 2 2 1 2 2, टोटल कितने बन गए आपके? 4। ठीक है ना भाई? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अगर हम लोग एक और क्वेश्चन देते हैं, उस जीनोटाइप का नाम बताइए जिसमें दोनों जीनोटाइप दोनों हेटेरोजाइगस फॉर्म में, तो कितने बनेंगे? 4 4. आवाज आ रही है? यस कितने बन जाएंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2 2 4। अच्छा टोटल कितना था? 16। 4/16 गुणे 100, ऐसे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ प्लांट विद हैविंग बोथ द जीनोटाइप होमोजाइगस फॉर्म। दोनों जीन किस फॉर्म में है? होमोजाइगस फॉर्म में। तो कितना बनेगा जरा काउंट करके बताइए। 2 1 अब निपटे तुम लोग। 2 क्या? 2? यस सर तो नहीं 4 बनेंगे 4 कौन बोला 4? सर आप तुम लोग बुजली बुना रहे हो तुम लोग। 4 बनेंगे बेटा। देखो 2 बनेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। कितने बन गए? 4। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर यस सर हमने तो ये तो बताया नहीं था कि कौन डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, कि पहला डोमिनेंट पहला रिसेसिव। हमने बोला कि दोनों होमोजाइगस फॉर्म में रखना है। तो जायगोट को निकालना होगा, तो आपको क्या फोकस करना है? खाली मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्लास। 4 बने थे तो 4 की पावर n। अच्छा बताओ, गैमीट को निकालने के लिए क्या पावर निकालते हो? 2 की पावर n हेटेरोजाइगस और n हेटेरोजाइगस हो गया या तो क्रॉस का टाइप बताया हूं। जीनोटाइप 3 की पावर n, फिनोटाइप 2 की पावर n, रेशियो निकालना हो तो 1:2:1 की पावर n, 3:1 की पावर n। तो जरा बताइए, राउंड येलो वाले कितने पौधे बनेंगे? 9 No. राउंड क्या? डोमिनेंट 3, येलो क्या है? डोमिनेंट 3, 3 3 जा 9।
बस खत्म। जरा बताओ, अगर कोई तुम्हारे अंदर, मैंने ये मान के बताया तुम्हें कि तुम्हें आता है, अगर तुमको लगता है तो बता दो, कुछ और डाउट हो तो किसी को भी, एनीवन, क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो जेनेटिक्स। आगे बढ़े। यस सर। और हो सकता है क्वेश्चन भी ना पूछा जाए, ये पुराने जमाने की चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना कि मैंने तुमको एक दे दिया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल ई, कैपिटल एफ। अब इसमें कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे? दो। दो। तो हेटेरोजाइगस गिन लीजिएगा। अच्छा, क्रॉस में भी हमेशा क्या गिनिएगा? जितने हेटेरोजाइगस फॉर्म होंगे उसी प्रकार का क्रॉस होगा। अच्छा, एक टेस्ट क्रॉस होता है, पता है क्या है सर, जो जिसको लेना है उसको हम रिसेसिव से पेयर करवा देते हैं। F1 जनरेशन से एक्सिस से क्रॉस जिसका टेस्टिंग करना होता है उसको हम लोग रिसेसिव, डबल रिसेसिव से कराएंगे। रेशियो आता है 1:1 और एक आता है 1:1:1:1:1:1। अगर ये रेशियो आता है तो जिसका टेस्ट कर रहे थे वो किस फॉर्म में होगा? हेटेरोजाइगस फॉर्म। ये मोनोहाइब्रिड के लिए है और ये किसके लिए है? डाइहाइब्रिड। तो अगर हेटेरोजाइगस फॉर्म में होगा तो 50-50 चलेगा मोनोहाइब्रिड में। अगर होमोजाइगस फॉर्म होगा तो सारे के सारे टॉल मिलेंगे। क्रॉस एक करा के दिखाया गया होगा, जैसे देखो कैपिटल टी डबल रिसेसिव कराया तो सारे के सारे कैसे मिले? टॉल। 50% टॉल, 50% ड्वार्फ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1:1:1:1। तो कभी कभी बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी आपका क्वेश्चन निकाला जाता है। मैंने एक जीन दिया, जरा बताओ, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और एच, गैमेट बताओ। 8। हाँ, तो जो बेटा हेमिजाइगस होता है वो भी आपका हेटेरोजाइगस जैसा ही वर्क करेगा, क्योंकि 4 में होगा 4 में नहीं होगा, वेरिएशन तब भी तो हुआ। तो हेटेरोजाइगस 2 की पावर 3 यानी कि 8। बहुत बढ़िया यार, तुम लोग एकदम बहादुर हो। चलो, हमने तुमको गैमेट बनाना देखो तो सबको पता ही होगा, बना भी लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जरा बताइए, जो टेस्ट क्लास में कहाँ के इंडिविजुअल की टेस्टिंग की जाती थी? F1 की कि F2 की? F1। तो देखो, जब तुम लोग लैंग्वेज पढ़ते हो तो F1 लिखता है, लेकिन जब तुम NCERT ओपन करते हो तो वहां पे F2 लिखा होता है। देखो पेज नंबर 74, टेस्ट क्लास के ऊपर की तीसरी लाइन पढ़ना और टेस्ट क्लास की जस्ट ऊपर वाली लाइन लिखना है, टाल प्लांट एट F2 लिखा है। तो F1 भी दिमाग में रखना है, F2 भी रखना। अगर दोनों दिया है तो किसको प्रेफर करोगे? F2। और दोनों में से एक दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मेंडल ने 2 ला दिए थे, मतलब दोनों क्लास के ऊपर ला दिया था। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन से क्लास पे बेस्ड था मेंडल का? मोनोहाइब्रिड क्लास। और आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पे था? डाइहाइब्रिड क्लास पे था। जरा बताइए, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या ये सब बातें सही हैं? कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर अकर्स इन पेयर, इन सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर one member of the pair dominates and the other recessive. डिसिमिलर होगा, डिसिमिलर पेयर। सिमिलर में तो कोई पता ही नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए? डिसिमिलर। एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा डोमिनेट और जो नहीं करेगा वो रिसेसिव। और तुम्हें को पता होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस ने ही बताया था कि क्यों F1 में टॉल आए, सारे के सारे टॉल, और क्यों F2 में टॉल और ड्वार्फ सब आए इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो जरा बताइए, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा एप्लीकेबल है कि फेल भी हुआ है? फेल हुआ। जब फेल हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हुआ तो जरा बताओ कौन सा रेशियो फेल हुआ? फिनोटाइपिक की जीनोटाइपिक? हाँ, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हुआ था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में,
और कोडोमिनेंस के केस में। और आपको पता होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक रेशियो सब में क्या होता है 1:2:1 होता है, 1:2:1 होता है, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो आपका 3:1 की बजाय क्या हो जाएगा 1:2:1, 1:2:1। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल बताइए। स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन का दूसरा नाम, 4 o'clock, Antheridium, तीसरा नाम एंटीराइनम मेजस, 4 o'clock, एंटीराइनम मेजस, नहीं एक का नाम बताओ ना, एंटीराइनम मेजस, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर। और एक दूसरा एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट। और कोई एग्जांपल, और कोई एग्जांपल? स्टार्च ग्रेन साइज, यस, स्टार्च ग्रेन साइज इन पी। मटर में जो स्टार्च ग्रेन साइज था वो भी किसका एग्जांपल था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। फिर इसके बाद कोडोमिनेंस में साथ साथ दिखेंगे एग्जांपल। blood group, ABO blood group, AB, अच्छा एबीओ ब्लड ग्रुप बोल दिए, चलो ठीक है, एबी ब्लड ग्रुप बोलना ज्यादा प्रेफर्ड हो जाएगा। जैसे ऑप्शन आया कि एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल कोड, एलिमेंट, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऑल ऑफ दिस, all of these. all of these, सारे सब कुछ देखते हैं। एबी ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है तुम्हारा, Codominance. कोडोमिनेंस। ध्यान रखना कैसा क्वेश्चन उस हिसाब से जवाब दे देना। और मेंडल का जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो डिफर कर गया। सारी चीजें याद ही होंगी। अच्छा बताओ मल्टीपल एलिलिज्म, एक जीन के 3 एलील की 2 एलील? एक जीन के 3 एलील। ये रुको, किसी ने सिकल सेल एनीमिया लिखा है, किसने लिखा है? एक किस चीज के लिए लिखा है सिकल सेल एनीमिया? कोडोमिनेंस, yes sir, ये भी है। सिकल सेल एनीमिया कोडोमिनेंस कहाँ देखा है बताओ? एग्जाम्पल होता है सर, बताओ हमको। सर जब वो एक में प्रेजेंट होता है एक में नहीं। अच्छा तो सिकल सेल एनीमिया क्या कोडोमिनेंस का एग्जांपल है? No, sir. yes sir, एग्जाम्पल नहीं है। नहीं होना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया भैया प्लियोट्रोपिज्म का एग्जांपल है, वन जीन मेरी कैरेक्टर। या तो फिर क्या है तुम्हारा Point mutation. पॉइंट म्यूटेशन है, या तो तुम्हारा जब HBS होगा तब मर जाएगा, यानी ये क्या हो गया तुम्हारा रिसेसिव फॉर्म होता है लीदल्टी का, ठीक है, लीदल जीन होते हैं रिसेसिव। कोडोमिनेंस का नहीं होगा बेटा, कोडोमिनेंस में दोनों जीन है। जैसे मान लो ये HbA नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, HbS आपका म्यूटेटेड है रिसेसिव फॉर्म। अब इस कंडीशन में अगर सिकल सेल एनीमिया भी दिखता नॉर्मल दिखता तब मानते कोडोमिनेंस है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन कैसा हो जाता है, नॉर्मल ही रहता है, आरबीसी का शेप नॉर्मल रहता है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मल्टीपल एलिलिज्म में एक जीन के 3 एलील हो जाते हैं, 2 से ज्यादा हो जाएंगे, नॉर्मल एक जीन के 2 एलील होते हैं। तो जरा बताइए मल्टीपल एलिलिज्म में मान लो जीन आई है तो आई जीन के कितने एलील होते हैं, 3, IA, IB और एक अपने आप को म्यूटेट हो गया तो आई, जो कोई भी एंटीजन नहीं बनाएगा। तो जरा बताइए तुम्हारे ब्लड में इस समय इस आई जीन के कितने एलील मौजूद हैं? 2 हाँ, एक इंडिविजुअल में हमेशा होता है और ये आई जीन क्रोमोसोम नंबर 6 पे पाया जाता है। मल्टीपल तो जरा बताइए हाँ, तो एक फार्मूला बनता है n/2 n+1। इसका मतलब क्या हुआ? एक क्वेश्चन है, एक जीन के मान लो 3 एलील है तो कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे? 6 सर। तो 3 है, n = 3 होगा, 3/2, 3 + 1 कितना आ जाएगा 6।
और एक जीन के 5 एलील है तो कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे? 15 3 ये आपका पता करना होता है नंबर ऑफ जीनोटाइप इन मल्टीपल एलीज। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता बच्चों इसमें, हम तो प्रेफर यही कराते हैं कि जैसे फार्मूला याद हो गया तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जोड़ देना, जैसे 5 + 4 + 3 + 2 + 1 जोड़ो, आ जाएगा 15। बाकी ब्लड ग्रुप के बारे में सबको पता ही होगा। आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डाई हाइब्रिड क्रॉस? डाई हाइब्रिड। तो आपको पता होगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जैसे मान लो ये दोनों जीन थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक था कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कहा जाता है ए अपना अलग सेग्रीगेट होगा, ए अपना अलग होगा, और इसका जो भी एलिलिक फॉर्म है दूसरे वाले के दोनों एलिलिक फॉर्म से जुड़ने के लिए फ्री है। ठीक है ना? जरा देखते हैं, यानी ये कैपिटल आर अपना अलग हुआ, स्मॉल आर अपना, यानी ये जीन अपना अलग हुआ, ए अपना अलग हुआ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसा नहीं है कि ये दोनों कैपिटल एक साथ अलग हुए, ये अलग नहीं, ये अपना अलग हुआ है, ये अपना अलग हो रहा है। अब इसके बाद ए वाला इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। अगर मान लो इसके साथ गया तो क्या बना तुम्हारा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। और इसके साथ गया तो क्या बना तुम्हारा? कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब ए वाला इसके साथ गया तो क्या बना? स्मॉल आर कैपिटल वाई। और इसके साथ गया तो क्या बना? स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जरा बताइए, ड्यूरिंग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो दो जीन पेयर हैं दे आर फ्री टू असॉर्ट, छटने के लिए फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और मिलने के लिए भी फ्री हैं। तो जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू होता है तो जरा बताइए 50% क्या बनेगा आपका? पेरेंटल, और 50% क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट, नए कॉम्बिनेशन। क्योंकि साथ साथ वाले क्या होते हैं? ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और छोटे बड़े वाले क्या होते हैं? ये होते हैं आपके रिकॉम्बिनेंट। ठीक है? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने से आपका कौन सा क्लास आता है? डाई हाइब्रिड क्लास। जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाता है दो जीन में तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता था? 9:3:3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता था? 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो हो गया, आपका फिनोटाइपिक रेशियो। आपको पता कैसे निकाला? पकड़ो फटाक से, फिनोटाइप पकड़ो। कितने प्रकार के हैं? राउंड, रिंकल्ड, और क्या है? येलो, ग्रीन। बस वही कहानी। इसको अपना अलग करो, इसको अपना अलग करो। तो राउंड को अलग कर दिया तुमने, रिंकल्ड को अपना अलग कर दिया। ये अपना अलग होगा, येलो ग्रीन। अब राउंड वाला येलो के साथ भी जाएगा, ग्रीन के साथ जाएगा। रिंकल्ड वाला येलो के साथ भी जाएगा, ग्रीन के साथ जाएगा। तो कितने बन गया? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। यही तो है रूल ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जरा बताओ, राउंड येलो बना तो कैसा हो जाएगा? दोनों डोमिनेंट है तो 3 तरीका 9। राउंड ग्रीन, राउंड क्या? डोमिनेंट, ग्रीन क्या? रिसेसिव, 3 1 जा 3। रिंकल्ड येलो, येलो डोमिनेंट, रिंकल्ड रिसेसिव, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। क्लियर हो गया? है भाई, सब एक्सेप्शन है, दिखाते हैं। मॉर्गन वाला जो था ना लिंकेज, वही तो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। जरा बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं? लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलो। यस सर। चलो ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। अच्छा, जीनोटाइपिक रेशियो देखो हम कैसे निकालते हैं। जीनोटाइप बनाओ तो पहले। जीनोटाइप क्या कहते हैं? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सब अपना अलग है। ये इन तीनों के साथ जा सकता है,
ए इन तीनों के साथ जा सकता है, ए इन तीनों के साथ जाएगा, 3 3 9 बन गया। बनाए देखो, कैपिटल आर लो, वाई के तीनों फॉर्म फटाफट रख दो, कैपिटल आर स्मॉल लो, वाई के तीनों फॉर्म फटाफट रख दो, स्मॉल आर स्मॉल लो, वाई के तीनों फॉर्म फटाफट रख लो। फिर वही रूल, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1:2:1 आ गया। अब ये 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, यही तो आता है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1 है भाई, इसका तो बता रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों हुआ था? तो जब तुम्हारा ये राउंड रिंकल्ड वाला जो जीन था वो अलग क्रोमोसोम पे था और येलो ग्रीन वाला अलग क्रोमोसोम था, इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो पाया। जरा देखो कैसे, अब जो तुम्हारा फिगर दिया उससे समझते हैं। चलो देखो, छोड़ो, पहले ले लो, मान एक क्रोमोसोम ए ले लिया, कलर चेंज कर दें, और तुमने एक दूसरा क्रोमोसोम ले लिया ए, मान लो इस पे तुमने एक जीन अब जरा देखो, इस पे मान लो तुमने एक जीन ले लिया सीड शेप वाला, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इस पे बाद तुमने एक जीन ले लिया यहाँ पे सीड कलर वाला, येलो ग्रीन वाला, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब खत्म, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो लगता है चारों क्रोमेटिड अलग कर दो, आपको पता होगा यही तो होता है। एनसीईआरटी में खूबसूरत फिगर बना हुआ है। ये तुम्हारा हो गया कैपिटल वाई, ये तुम्हारा स्मॉल वाई, ये तुम्हारा हो गया कैपिटल आर, ये हो गया तुम्हारा स्मॉल आर। अब ऑब्वियस सी बात है, गैमीटा तो बना है, तो ये वाला गैमेट फ्री है इन दोनों के साथ जाने के लिए, ये वाला गैमेट फ्री है इन दोनों के साथ जाने के लिए। तो जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तब आपका होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तो तुम्हें समझ में आ भी गया। अब मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन और दिया कि अगर जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, तब क्या होगा उस केस में? जैसे कि देखो, इसी पे आपका क्या है, कैपिटल आर है, और इसी पे तुम्हारा क्या है, कैपिटल वाई। और याद रखना, जैसा सीक्वेंस एक क्रोमेटिड में होता है सेम सीक्वेंस दूसरे पे भी होगा। इस पे भी क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इस पे तुम्हारा क्या है, दूसरा फॉर्म स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो कहने का मतलब ये हो जाता है, अब जरा यहाँ पे तुम देखो कि जब जीन तुम्हारा सेम पे प्रेजेंट था और जब जीन तुम्हारा डिफरेंट पे प्रेजेंट है। अब देखो सेम क्रोमोसोम पे है, अब जरा इसको अलग अलग करो, तो खुद ही देख के तुम्हें लग रहा है यस सर, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई है, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई है। जबकि यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन था, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। तो जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तब चांसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं, और जब जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तब वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो कर सकते। अब बताओ, क्या ये हमेशा सही है कि कुछ समय के लिए सही है? सर हमेशा सही है। नहीं, ये वाली बात तो सही है, Crossing. अलग अलग क्रोमोसोम पे है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। सेम क्रोमोसोम पे होगा तो नहीं। उसके लिए एक फैक्टर आता है, उसका नाम क्या होता है, Crossing क्रॉसिंग ओवर। अब देखो क्रॉसिंग ओवर करा के दिखाते हैं तुम्हें। अब क्रॉसिंग ओवर में तुम लोग क्या करते हो भाई, ये तो करते हो,
एक क्रोमोसोम का सेगमेंट तोड़ते हो, दूसरे पे उठा के पटक देते हो, एक का सेगमेंट तोड़ते हो, दूसरे पे पटक देते हो। और जब क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो सिस्टर क्रोमेटिन में कराते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिन में कराते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिन। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। हाँ, अब जरा देखो, स्मॉल आर वाला कट के आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे कैपिटल आर थोड़ी रहेगा, स्मॉल आर आएगा। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा स्मॉल आर, और कैपिटल वाला उठ के इधर आ गया था, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल आर। अब देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ गया। तो कहते हैं जब जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तो क्या उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है? नहीं हो पाता। नहीं। अरे होता है। होता है सर। हाँ, अलग अलग क्रोमोसोम पे तो होता ही होता है। जब सेम क्रोमोसोम पे होता है तो इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में टेक्स प्लेस। ये वर्ड यूज करना, नहीं वर्ड तो गलत हो गया, नहीं मतलब बिल्कुल नहीं हो रहा है। या तो ऐसे यूज करो कि सर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और क्रॉसिंग ओवर किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन जीन। अगर जीन एकदम दूर दूर है सेमी क्रोमोसोम पे तो क्रॉसिंग ओवर अच्छे से होगी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अच्छे से होगा। और जीन अगर पास पास हो जाएगा तो क्रॉसिंग ओवर अच्छे से नहीं हो पाएगी। पास पास वाला एक बना लेते हैं। अब पास पास रख दो। गुड ये हो गया इवनिंग। तुम्हारा कैपिटल आर कैपिटल वाई। कौन? हेलो, गुड इवनिंग मनीष सर, दिस साइड फ्रॉम न्यू लाइफ। सर एक्चुअली 5 मिनट्स स्टूडेंट्स से बात करनी थी, सर ने कहा था। सो इफ यू अलाउ मी, ओके कैरी ऑन। just a minute, okay? Hey students, how are you? We are good, ma'am. Good evening, ma'am. This Good is evening, SRT ma'am. online class, right? Yes, ma'am. गुड इवनिंग So मैम। आप लोगों का फुल लेंथ का टेस्ट था कल, right? Yes, ma'am. And on 2nd आपका नीट का एग्जाम था। Yes, ma'am. Yes. कई बच्चों के मैसेजेस आए हैं that you want to speak to sir and काफी questions और queries भी हैं। So आप प्लीज अभी अपने भी प्रॉब्लम्स आप वो बता दीजिए, so that जब आपका आरडी सर का क्लास होगा तो उसके बाद हम सर के साथ आपकी मीटिंग फिक्स करवा सकें। Yes स्टूडेंट्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो आपको डिस्कस करनी है, यू कैन टेल नाउ। कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैम मैकेनिक्स। हाँ जी बताइए। मैम मैकेनिक्स हम लोग का बहुत वो अच्छा मतलब ठीक नहीं चल रहा है, तो हम लोग सोच मैकेनिक्स चेंज करवा मैकेनिक्स टी। ओके, मैकेनिक्स टॉपिक का टीचर चेंज होना है। ऑल राइट। ओके, ये फिजिक्स का है ना कंसर्न? जी मैम जी। ओके, केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है? केमिस्ट्री क्लास कब लगेगी? सॉरी बच्चा, रिपीट योरसेल्फ। मैम केमिस्ट्री में परवेज सर की क्लास कब लगेगी? वो बोल रहे थे लेने को ऑनलाइन क्लास। ओके, पर परवेज सर का क्लास की परवेज सर की क्लासेस लगवा दीजिए प्लीज। ओके बच्चा, आई विल डिस्कस दिस एंड गेट बैक। एंड इसके अलावा मैम हम लोग की फिजिकल की भी क्लासेस लगनी चाहिए। टेस्ट के बस कुछ दिन पहले लगता है। फिजिकल की क्लासेस, फिजिकल केमिस्ट्री मैम। फिजिकल Okay. केमिस्ट्री ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। सॉरी, टाइम पे लगती है ना, तो उससे पहले तो कुछ क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं हो पाता मैनेज। ओके, नोटेड। एनीथिंग एल्स? टेंशन नहीं मिल पाता है ऑनलाइन वालों बच्चा आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। को। टेस्ट देने के बाद ऑनलाइन वालों को तुरंत टेंशन नहीं मिलता है।
टेस्ट देने के बाद ऑनलाइन वालों को क्या प्रॉब्लम है? तुरंत आंसर नहीं मिलता। पासवर्ड नहीं मिलता है, आंसर्स नहीं। ओके, तो टेस्ट की आंसर शीट्स नहीं शेयर हो रही है, राइट? मतलब 5 बजे के बाद मिलना चाहिए ना, हम लोग मिला नहीं, उसके बाद तो सर यूट्यूब पे बच्चे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं यहाँ पर अपना नंबर शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स में, आप इस पे अपना कंसर्न मैसेज कर दीजिए, ठीक है? मैम संभव टेस्ट सबके लिए फ्री है सर भी में? बच्चा सबके लिए फ्री है, सिर्फ एसआरबी में ही नहीं, ऑल ओवर फ्री है। आई कैनॉट ओपन, मेरे ओपन नहीं होता 10 o'clock 10 बजे में। अगर संभव टेस्ट आपका ओपन नहीं होता है, सो फॉर दैट यू कैन डू इज कि एक वीडियो मैंने शेयर किया है यूट्यूब पे, उसमें पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड है, जो जो ट्रबल जो जो प्रॉब्लम आते हैं ना, जो टेक्निकल इश्यूज हैं, उसमें एक एक चीज डिस्क्राइब्ड है, तो आप एक बार वो वीडियो चेक कर लीजिए। उधर में ओनली एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड फोन का लिए है, मगर डेस्कटॉप के लिए नहीं है। हाँ, सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट टेस्ट ओनली थ्रू योर सेल फोन्स। डेस्कटॉप में ओपन होगा? डेस्कटॉप का वर्जन आई हैव टू चेक, ये क्वेरी मैं आपकी आरडी सर की क्लास जो है ना आपकी 6 बजे, उसके मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है? मैम क्लास में थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्लीज बोलिएगा ना। किस में? मैम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, ओके। उनकी पीडीएफ भी नहीं आती हमारे ग्रुप पर, केमिस्ट्री में स्पेशली। प्रैक्टिस प्लस पीडीएफ, ठीक है, ऑल राइट। और बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम? बायो की कोई क्वेरी? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो? मैम डेली करवा दीजिए। डेली करवा दे, ओके। यस मैम। ठीक है, और कोई concerns है in regards to biology or physics or chemistry? No ma'am. Okay students, thank you so much. I'll make sure कि ये points solve हो जाए and then sir will speak to all of you, okay? Thank you ma'am. Okay, Manish sir, are you there? Thank you ma'am. Hello. Yes sir, you can please continue with the class. Thank you so much. Welcome. आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे बेटा आपके कि जब सेम क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के लिए क्रॉसिंग ओवर होता है। अब मान लो जीन बहुत पास है, जैसे तो बहुत क्लोज हमने बना दिया है, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई एक साथ बना दिया, स्मॉल आर स्मॉल वाई बहुत क्लोज बना दिया, मतलब लिख नहीं पा रहे इतना क्लोज। देखो चांसेस क्या होगा, अगर टूटेगा तो लग रहा है कि ये पूरा उठ के जाएगा, अरे पूरा उठ के जाएगा, तो ये उठ के जाएगा तो पूरा क्या गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई गया, ये उठ के गया तो क्या गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई। कॉम्बिनेशन बनाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी जीन जब बहुत पास होते हैं तो सारे जीन एक साथ चले जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन में कोई चेंज आता है कि नहीं आता? नहीं आता। तो डिपेंड करता है क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस बिटवीन जीन। जितना अच्छा जीन की दूरी होगी उतना अच्छे से क्रॉसिंग ओवर उतना अच्छा नया रिकॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है? नहीं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये एक्सेप्शन हो गया, लिंकेज। अगर जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे तो क्या होंगे, लिंक्ड होंगे, तो उसमें आपका जो नॉर्मल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला रेशियो था वो नहीं आएगा। तो जरा बताइए नॉर्मल फिनोटाइपिक रेशियो क्या था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का? 9:3:3:1। जो डिफर हो जाएगा किसमें, लिंकेज वगैरह में। तो मेंडल तुम्हारा जो थॉमस एंड मॉर्गन वाली लाइन पढ़ना,
जो लिखा होगा रेशियो डिफर फ्रॉम 9:3:3:1। तो जरा बताइए कि जो भी एक्सेप्शन होता है उनमें कौन सा रेशियो डिफर करता है, जीनोटिपिक की फिनोटिपिक? हाँ, कौन सा? फिनोटिपिक रेशियो। जैसे कि इंडिपेंडेंट असाइनमेंट लॉ कोडोमिनेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिफर कर गया 3:1 यानी फिनोटिपिक रेशियो, और यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो डिफर कर गया। हाँ भाई सर ये बताइए सिकल सेल एनीमिया कोडोमिनेंस एग्जांपल क्यों नहीं है? क्यों है पहले ये हमें बताओ ना, कहाँ से बता रहे हो तो हम समझे। तो क्योंकि उसमें तो दोनों का रहता है ना, मतलब अगर कोई कैरियर है HbS और HbA तो सर उसमें तो दोनों का मतलब ये तो नहीं कि वो डिजीज कंडीशन कहलाएगी, तो दोनों शो हो रहे होंगे ना, मतलब पर्सन सही रहेगा मगर जब उसको कंडीशन ऐसी मिलेगी तब उसको सफर करता है ना उस टाइम पर वो। नहीं बेटा देखो, कहने का मतलब हम तुम्हें बता रहे हैं, कोडोमिनेंस का मतलब होता है HbA होने और HbS का मतलब A अपने आप को क्या करें, दिखाए, और A भी अपने आप को दिखाए। HbS मतलब कुछ है ही नहीं, ये काम ही नहीं करता, नॉन फंक्शनल हो जाता है, चेंज हो जाता है इसमें, ये अपने आप को दिखाएगा ही नहीं। तो दिखाएगा नहीं तो मान लो आपका जो हेट्रोजाइगस फॉर्म होता है उसमें सिकल सेल एनीमिया आपका नहीं बीमारी आती है। हाँ, ऑक्सीजन टेंशन होने से हो सकता है लेस प्रोनाउंस्ड हो, लेकिन आपका कोडोमिनेंस का केस नहीं होगा। कोडोमिनेंस होने का मतलब दोनों अपने आप को दिखाएं। सर टॉपर पे दिया था। नहीं, वो जो हम देख रहे हो, तुम जो बोल रहे हो टॉपर पे ना, वो इसी वजह से बोला था कि भाई जब हेट्रोजाइगस फॉर्म में होगा तो जाहिर सी बात है हेट्रोजाइगस फॉर्म में आपका जो आपका वो वाला आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मलेरिया वाला केस, कि इसमें कहते हैं ना कि मलेरिया का आपका जो पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाता है हेट्रोजाइगस फॉर्म में, क्योंकि दोनों अपने आप को थोड़ा सा दिखाते हैं। 100% कोडोमिनेंस का केस नहीं है। सर अगर क्वेश्चन में कोडोमिनेंस और प्लीयोट्रॉपी दोनों दिया और नीचे ऑप्शन में दिया सेलेक्ट AB और BC, तो सर उसमें से हम दोनों करेंगे या सर एक ही रहने देंगे? अगर ऑप्शन मिलता हुआ दिख गया कि जिनमें से आपको ऐसा ऑप्शन बन रहा है वनली करके नहीं है, जैसे मान लो तुमने दे दिया सिकल सेल एनीमिया के बारे में क्या बात सही है, पहला दे दिया इट इज कोडोमिनेंस, फिर दे दिया प्लियोट्रोपिज्म है, ठीक है, फिर दे दिया कि आपका रिसेसिव लिथेलिटी है। अब एक ऑप्शन बना A and B, ABC, वल्ली A, ऐसे करके बना। तो जाहिर सी बात, हाँ, तो ऐसा ऑप्शन जब बनेंगे तो वहां पे आपको तो वल्ली A है नहीं, दो तो है ही है, एक नहीं है, सोचो ना। यस तो उस केस में तो जाहिर बात इसमें केस में तीनों रिगार्डिंग आंसर देना तुम्हें। ओके सर डाउन सिंड्रोम या तो को सिंपल सा लिख लो, सेग्रीगेशन का फेलियर में कह सकते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का फेलियर डाउन सिंड्रोम को नहीं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का फेलियर नहीं है। 50-50% तो जा ही रहे हैं, अब एक आध टूट गया, सही से प्रॉपर नहीं हो पाया, बस ये कह सकते हो। अलग तो जैसे नहीं हुआ तुमने, अरे ऐसे समझो ना, तुमने, अरे सुनो तो, तुमने सेब काटा, बराबर भागों में काटा, ठीक है, काटा बराबर भागों में, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ, एक हिस्सा इधर चलाया थोड़ा सा, तब भी सेब कटा तो है, सेग्रीगेट तो हुआ ही है। हाँ, तो प्रॉपर, जैसे जब प्रॉपर डिसजेक्शन होना तो बराबर बंटवारा हो गया, एन इधर चला गया, एन इधर चला गया। और नॉन प्रॉपर डिसजेक्शन मतलब एन में हो सकता है एक में एक ज्यादा चला गया, एक में एक कम चला गया, ऐसा टाइप का, लेकिन वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का फेलियर नहीं मानेंगे, ठीक है। ओके सर। और जो तुम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया वाली बात कर रहे हो, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैंने बोला ना कि जो हेट्रोजाइगस फॉर्म होता है उसमें जो प्रोनाउंस मतलब दिखता है सिकल सेल शेप्ड का 10% लगभग होते हैं। इस हिसाब से मानना चाहो तो मान सकते हो, चाहो तो लिख लो ऐसे करके कि मे बी केस ऑफ हेट्रोजाइगस क्या नाम है, क्या बोले थे, कोडोमिनेंस, लेकिन 100% प्रोनाउंस नहीं होगा, याद रखना। और हमें भी फिर वही बात, अभी हम डांट दे तुम लोग को चाहो तो कि भाई एनसीईआरटी ज्यादा मत जाओ,
नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन ना कर पाओगे। हाँ, लेकिन ये तुम्हें याद होना चाहिए कि सिकल सेल एनीमिया प्लियोट्रोपिज्म का एग्जांपल है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, यस सर। चलिए कहाँ पे थे हम लोग? टर्म लिंकेज किसने दिया था? C.H. Morgan. मॉर्गन। थॉमस एंड मॉर्गन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? Sutton and Bowry. सटन एंड बावरी। और हु यूनाइटेड द नॉलेज? Sutton. सटन। ये भी देखे रहने। कौन सा यूज किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। Yes. लाइफ साइकिल कितनी थी? अबाउट 2 वीक्स थी। 2 weeks. अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि फ्रूट फ्लाई को ही क्यों चूज किया गया? Life cycle short थी एक मीटिंग में सर बहुत सारे प्रोटीन बना सकता था कैन बी ग्रोन ऑन कल्चर मीडियम इजीली और Clear डिफरेंशिएट किया जा differentiation सकता था। था उनके मेल और Large फीमेल में number of क्लियर progeny. डिफरेंशिएट। यस राइट। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि आपका लॉ ऑफ जो आपका सॉरी ये जो मेंडल ने पाइसेप्स कौन लिया था, इसने कौन लिया था, इसका मतलब ये इजीली ग्रो हो जाएगा, जल्दी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा। और आपका पता है कई सारे विजिबल कैरेक्टर थे क्लियर कट, जिसको देख के आप बता सकते थे कि भाई ये इसमें वेरिएशन है। और साथ ही साथ बाहर से देख के क्या आप ये बता सकते थे कौन मेल है कौन फीमेल है? Yes sir. यस सर बता सकते थे, डिफरेंशिएटेड तो थे फीमेल दोनों। Normal हाँ। microscope. हाँ हाँ हाँ, अरे ऐसे ही देख के बता दोगे। एक बार बताओ कि कैरेक्टर जो विजिबल थे वो लो पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते थे, लेंस से भी देख सकते थे। बाकी तुम ऐसे बाहर से ही देख के बता सकते थे मेल है कि फीमेल है। तो जरा बताओ फीमेल बड़ी होती थी छोटी? बड़ी। फीमेल बड़ी थी। बड़ी. अच्छा, कॉकरोच में मेल बड़ा कि फीमेल बड़ा? फीमेल। Female. ये मेल खुशी। Sorry sir. सर मैंने फीमेल बोला था। अच्छा 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 अच्छा, मेंडल साहब ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, मेल और फीमेल लिया था, तो फीमेल का कैरेक्टर क्या था, मेल का क्या कैरेक्टर था? सर येलो येलो बॉडीड and white eyed. white eyed female, Bodied red eyed male. brown bodied red eyed male. मेल। फीमेल वैसे भी गोरी, आंखें सफेद, मेल काले कलूटे और आंखें लाल। अच्छा, अब जो लिंकेज दिखाया गया था YWM, इन येलो बॉडी और व्हाइट बिंग व्हाइट आइड, इसके बीच में कितना था? 1.3 क्या था? रिकॉम्बिनेंट। और इसके व्हाइट और मिनिएचर विंग के बाद कितना था? 37.2। ये कैसे बना के आप लोग लिख सकते हो? जैसे कि क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं वो अरेंज होते हैं लिनियरली, लाइन से अरेंज होते हैं। इसको किसने बताया था? मॉर्गन साहब की स्टूडेंट है सर। एल्फ्रेड स्टर्टीवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका आता है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है सेक्स डिटरमिनेशन से। X0 XXXY ZZZW। XXX0 कहाँ मिला? मेल और बर्ड। ग्रास हॉपर। मेल ग्रास हॉपर। अच्छा, किसने सिंड्रोम बोला अभी? बेटा ये सेक्स डिटरमिनेशन बात कर रहे हैं। अच्छा, इनमें से मेल कौन है कौन फीमेल है? पहला वाला फीमेल, दूसरा मेल। ये फीमेल है और ये मेल है। ये फीमेल है और ये मेल है। ये मेल है और ये फीमेल है। तो इन दोनों केस में मेल कैसा है? हेट्रोगैमेटिक फॉर्म है। मेल हेट्रोगैमेटिक। और जो हेट्रो होगा वही सेक्स को डिटरमाइंड करेगा।
यस सर। और फीमेल कैसी है यहाँ पे? हेट्रोगैमेटिक है। हेट्रोगैमेटिक। तो सेक्स को कौन डिटरमाइन करेगा? फीमेल। इसका एग्जांपल क्या था? ह्यूमंस ड्रोसोफिला एंड ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई। और इसका कौन सा था तुम्हारा बेटा? Birds. एक आता था हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। हनी बी। तो फीमेल, हाँ हनी बी में हनी बी सर। फीमेल इज डिप्लॉयड एंड 2n, मेल इज हैप्लॉइड। तो जाहिर बात मेल हैप्लॉइड है, जाहिर सी बात है फर्टिलाइज्ड होगा कि अनफर्टिलाइज्ड होगा? Fertilized. फर्टिलाइज होगा तो 2n होता ही। हाँ, तो अनफर्टिलाइज है। और किससे बनेगा? एग से बनेगा कि स्पर्म से बनेगा? एग से एग से बनेगा, क्योंकि स्पर्म में खाली न्यूक्लियस होता है, जबकि एग में आपका साइटोप्लाज्म होता है और पूरा पूरा कंप्लीट सेल आपका एग होता है। नए पार्थिनोकार्पी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये बात मैंने आपको बहुत क्लियर कट बताई हुई है। पार्थिनोजेनेसिस, कार्पी एंड एपोमिक्सिस। ध्यान रखना, जेनेसिस होगा तो ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। कार्पी तो फ्रूट, कार्पी है तो फ्रूट होगा, और मिक्सिस एपोमिक्सिस है तो सीड होगा। और सब कैसे होंगे? विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस यूज करेंगे। हाँ नहीं सिंपल यहाँ पे कहीं पे भी अगर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो क्या वर्ड यूज करोगे? पार्थिनोजेनेसिस। समझ में आया? चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, कोई भी बिना फर्टिलाइजेशन चल रहा हो तो पार्थिनोजेनेसिस। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट वर्ड आ जाए तब यूज करिएगा पार्थिनोकार्पी। सीड वर्ड आ जाए तो क्या यूज करेगा? एपोमिक्सिस। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि फॉर्मेशन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा? पार्थिनोजेनेसिस। उससे पहले लोगों के दिमाग में यही रहता था कि पार्थिनोजेनेसिस मतलब ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल। समझ आया? यस सर। तो हाँ, तो वहां से क्लियर कट एक बात समझ में आ गई कि हमारी सोच अभी थोड़ी सी अधूरी है। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि ऑर्गेनिज्म मतलब होता है लिविंग। अगर वो छोटे लेवल पे हो तो क्या हो जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेटा याद रखिएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ऑर्गेनिज्म बने तो पार्थिनोजेनेसिस, फ्रूट बने तो पार्थिनोकार्पी, सीड बने तो एपोमिक्सिस। एग्जांपल याद है? यस सर। इसका रोटी एस्टरेसी और ग्रासेस। सब ग्रासेस है। एस्टरेसी एंड सन ग्रासेस हो जाएगा, कार्पी का हो जाएगा बनाना, और पार्थिनोजेनेसिस का हनी बी, रोटी बर्ड एंड लिजर्ड। अच्छा बताओ, ये मेल है ड्रोन, तो जरा बताइए इसके पिता कौन है? सर नो नहीं है। फादर नहीं हो सकता, बस ग्रैंडफादर। नो पापा, ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर नहीं हो सकता। नो बताओ। सन नो फादर। नो सन नो फादर। अरे जब किसी का कोई पापा नहीं तो जाएगा तो उस पापा को कोई पुत्र नहीं, बट मे हैव ग्रैंड सन एंड ग्रैंड फादर। डॉटर। सर हाँ भाई, एनसीईआरटी की ये लाइन समझा दीजिए, समझ नहीं आता है। कौन सा लाइन? सर यही जो बता रहे हैं बटने अरे हैं। यार इतना अच्छा तो बताया तुमने, इसमें क्या दिक्कत आ गई? कौन हो? नाम बताओ अपना। रियलमी है ना? यस सर। नाम तो बताओ। अब रियलमी हम क्या जाने? सर अर्शिया। अर्शिया। चलो अर्शिया, जरा वो एनसीईआरटी का वो खोलते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा ना कि क्या है क्या नहीं। अभी हम बनाएंगे, टाइम लग जाएगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो ये देखो आपका डायग्राम बना हुआ है, सिंपल सा देख लो आपको कि जो ये मेल है, यहाँ देखो सिंपल सा देखो, देखो बेटा ये मेल है और ये मेल है। ये क्या हो गया? मदर
और ये क्या हो गया फादर। तो जरा बताओ ये जो मेल है क्या नाम रख दे अर्सिया, बताओ इसका कुछ नाम रख दे। चलो छोटू। तो जरा बताओ ये जो छोटू मेल हैं इनके पिता कौन है माता कौन है, जरा बताओ। तो पिता माता मतलब क्या होता है, माता का एग आता है, पिता का स्पर्म आता है। तो तुमने देखा जो छोटू मेल हैं मदर के एग से डायरेक्टली डेवलप हो गए, पिताजी का स्पर्म लिया ही नहीं उन्होंने। तो क्या है छोटू मेल के कोई पिता होंगे? नो फादर, वनली मदर। अर्सिया दिख रहा है? यस सर। ठीक है। अब जरा मान लो ये फादर थे, फादर का नाम क्या रख दें? चंपक रख लो। चलो तो क्या ये जो चंपक नामक फादर थे इनका जो स्पर्म बना है इन्होंने मेल बनाया कि फीमेल बनाया है? फीमेल। 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 तो इनका कोई पुत्र नहीं, ना छोटू को कोई पिता। तो ये तो बोला गया मेल का ना तो कोई फादर होता ना तो कोई सन होता है। अब ये फीमेल है, फिर से देखो फीमेल, फीमेल किसी शादी की होगी मेल के साथ, और इसका क्या बनेगा, इस मेल का क्या बनेगा तुम्हारा? मान लो एक बेटा बनेगा मेल और एक बेटी बनेगी फीमेल। ये तीसरी पीढ़ी आ गई। तो जरा बताओ ये जो फादर है ये इसका क्या हो गया? नाना। हाँ, इस मेल का चाहे फीमेल का। तो मेल के क्या हो गया? ग्रैंड फादर। और ये जो फादर यानी ग्रैंड फादर के क्या हो गया? ग्रैंड सन। समझ आ गया? यस सर। और तुम्हारा असल बात हम लोग हमारे क्या है ना संस्कार खराब है। ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर बोलने का मतलब हम लोग समझते हैं दादा पोता, नाता नाती, सॉरी नाना नाती समझते ही नहीं, ठीक है ना। तो ग्रैंड फादर बोलने का मतलब होता है नाना हो जाएगा या दादा, दोनों होते हैं। मतलब बेटे का लड़का या बिटिया का लड़का सब आपके किस में आएंगे? ग्रैंड सन में आएंगे, ठीक है। सर एनसीईआरटी में एक और चीज जो मल्टीपल एलिलिज्म के नीचे एक लाइन है कि डोमिनेंस इज एज अ प्रोडक्ट ऑफ। बोलो बोलो। पेज नंबर बताओ। $78। ये Yes sir. Dominant is not an autonomous feature of a gene or a product. हाँ, तो डोमिनेंस ऐसा नहीं है। है। हाँ तो बेटा ये जब तुम यहाँ से पढ़ के आए तो तुम्हें समझ में आ गया कि डोमिनेंस आपका जीन का ऑटोनॉमस फीचर नहीं था। हाँ, इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर फिनोटाइप। ये डिपेंड करता है जीन का प्रोडक्ट क्या है, वो डिसाइड करेगा ये डोमिनेंट फॉर्म में है कि रिसेसिव फॉर्म में है, ठीक है ना। जैसे कि अगर जैसे एक केस आया कि सिंपल सी बात करो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे कैसे हुआ जरा बताते हैं। आपको पता होगा प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? जिब्रेलिक एसिड। क्या चाहिए? जिब्रेलिक एसिड। अब तुमको पता होगा जिब्रेलिस यानी हार्मोन, कैपिटल टी वाले में ये हार्मोन बहुत अच्छे से बन रहा होगा और स्मॉल टी वाले में हार्मोन कम बन रहा होगा। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल टी रहेगा तो हार्मोन अच्छे से बनेगा, प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाएगी। अब म्यूटेशन के कारण स्मॉल टी में वो हार्मोन सही से नहीं बन पाया, ग्रोथ रुक जाएगी। इसकी ग्रोथ रुकी इसीलिए ये डोमिनेंट हो पाया। अगर इसकी ग्रोथ ना रुकती तो क्या रहता? डोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। अगर रिसेसिव फॉर्म आया तभी अपने आप को कोई डोमिनेंट दिखा पाया, जबकि नेचर में रिसेसिव नहीं अवेलेबल होता। नेचर में तो ये वाला था, किसी म्यूटेशन के कारण एक खराब हो गया तब आया ये स्मॉल वाला। और साथ ही साथ आपको पता होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपका पता होगा कि फिनोटाइप आपको पता होगा एक से ज्यादा जीन से इन्फ्लुएंस होते हैं। और साथ ही साथ आपका प्लियोट्रोपिज्म में आपको पता होगा कि एक जीन कई कैरेक्टर को भी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे ये वाला एग्जांपल दिया गया था कि
फिनाइल कैपिटल बी कैपिटल, सुनो सुनो, कैपिटल बी है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, और स्मॉल बी है। तो जब कैपिटल बी स्मॉल बी है, स्टार्च ग्रेन की बात करते हैं तो साइज अगर स्टार्च ग्रेन का देखा जाता है तो यहाँ पे लार्ज साइज का बना, यहाँ पे मीडियम साइज का बना, और यहाँ पे स्मॉल साइज का बना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या था, स्टार्च ग्रेन था, तब यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं फॉलो हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। लेकिन तुमको पता है सेम जीन डिसाइड करता है सीड शेप, और यहाँ पे बनता है राउंड शेप, और यहाँ पे बनता है रिंकल्ड शेप। तो अब बताओ, सेम जीन एक जगह पे डोमिनेंस रूल ऐसा दिखा रहा है, एक जगह पे ऐसा दिखा रहा है, यही लाइन की पूरी कहानी बाकी है। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो मतलब डोमिनेंस इनहेरिट है, उसकी ऑटोनोमस फीचर नहीं है, डिपेंड करता कैसा प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो लार्ज साइज था, मीडियम साइज था, स्मॉल साइज था, तो तुम्हें समझ में आ गया कि सर यस, कि जब कैपिटल फॉर्म में था प्योर तो लार्ज बना, हाइब्रिड फॉर्म में आ गया तो इम्प्योर हो गया तो मीडियम बना, रिसेसिव होता स्मॉल बना। लेकिन सर सेम जीन है, यहाँ पे दोनों फॉर्म में राउंड दिख रहा है, मीडियम साइज का रिंग नहीं दिखाया या रिंकल दिखाया, तो यहाँ पे तो डोमिनेंस का अलग फीचर दिख रहा है, यहाँ पे अलग दिख रहा है। ये पूरे लाइन का इतना बड़ा वर्ड निचोड़ा, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया सबको? यस सर। सबको आया? यस सर। तो डोमिनेंस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, कैसा प्रोडक्ट बन रहा है, कैसा फिनोटाइप दिख रहा है। समझे? सेम जीन था, एक जगह लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, एक जगह लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रहा है। जीन सेम है, तो जैसा प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से हम बता पाएंगे कि ये डोमिनेंस है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है कि को डोमिनेंस है। समझे कि नहीं समझे भाई? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं। हाँ क्या बोला किसी ने? चलो ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे प्लस मॉलिक्यूलर को खत्म करेंगे, तो बने रहिएगा। इसमें आप बोलो तो हम खाली पूछते चले जाएं, या जैसे बता रहे हैं स्पीड में वैसे बताते भी जाए। सर ये सर इसमें एक एंजाइम वाला पैराग्राफ भी नेक्स्ट क्लास में समझा दीजिएगा। अरे वो भी बता देंगे, चलो ठीक है। हाँ बताओ सर, आप अभी ऐसे ही समझाते थे जैसे आप समझा रहे हैं, और फिर सर आप लास्ट एक क्लास लीजिएगा, उसमें पूरे चैप्टर का रिवीजन करा दीजिएगा, मतलब आप पूछते जाइएगा, हम लोग आंसर करते जाएंगे। चलो ठीक है, ऐसे ही खत्म कर देंगे, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत रिकॉल भी हो जाएगा। और जो तुम्हें डाउट रहे, जैसे इसने आज एक बच्चे ने पूछ लिया, मुझे लग रहा है कईयों के माइंड में ये पॉइंट रहा होगा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसे आप पूछते जाइएगा, हम बताते जाएंगे। नहीं आएगा तो हम सीख के बताएंगे, हमको भी नॉलेज मिलेगा। कभी कभी कुछ हिडन भी लाइन होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। गुड डे सर। सेम टू यू, बाय बाय।